So these are the contents which we'll be discussing in today's presentation कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली वो होती क्या है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी हो तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद हमने आ जाना है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के ऊपर, जिसमें जो है वो हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है, डॉटर न्यूक्लियाई में वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो उसको प्रोसेस को देखेंगे, उसकी इलस्ट्रेशन को, उसकी रिएक्शन को, उसकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में, आज की प्रेजेंटेशन में। सबसे पहला कंटेंट है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये वो वाली एनर्जी होगी जिसने क्या किया हुआ होगा, बाइंड किया हुआ होगा, होल्ड किया हुआ होगा, जकड़ा हुआ होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो न्यूक्लियंस को एक साथ बाइंड करे रखती है, एक साथ जो है वो होल्ड करे रखती है, ठीक है जी, न्यूक्लियस में, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो वाली एनर्जी है दैट बाइंड्स द न्यूक्लियंस टुगेदर इन द न्यूक्लियस। इन अदर वर्ड्स मैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसअसेंबल द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। न्यूक्लियस बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, जो कि एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस से जब न्यूक्लियस बनता है तो उसको ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियस को उसके कंपोनेंट जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसमें ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो एक्चुअली हमारे पास कुछ मैस लॉस होता है। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है तो उसमें 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो इनको जब मैं कंबाइन करूँगा तो मेरे पास मैस न्यूक्लियस का 20 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक्चुअली मैस आता है 19.8, लेट्स सपोज है 19.9। तो इसमें जो मैस लॉस हुआ है एक्चुअली, जो कि मैस डिफेक्ट भी हम कहते हैं, यही कन्वर्ट हो जाता है किस में जी, बाइंडिंग एनर्जी में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इक्वलेंट है उसके मैस डिफेक्ट के। यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आपको जो है वो दिखाई हुई है कि न्यूक्लियस का मैस जो है वो पेरेंट मैस वो क्या होगा, कम होगा टू एज कंपेयर टू इट्स फ्री न्यूक्लियंस के, ठीक है। तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी उसकी, कम होगी। अब आगे आ जाएं कि इसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस बाइंडिंग एनर्जी को। तो हम क्या करते हैं, इसको हमें जो है वो मैस डिफेक्ट में जो है वो उससे पता होता है, हम जो है वो आइंस्टाइन इक्वेशन यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। जैसे कि उसने कहा हुआ है कि आप जो है वो बोरॉन 511 न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करें, मैस डिफेक्ट उसने बता दिया है। तो इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर पुट करके तमाम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे आप, ठीक है जी। आपके पास जो आंसर आएगा वो पर मोल के हिसाब से आएगा। हमने जो है वो एक्चुअली फाइंड करनी है किसकी जी, बोरॉन 511 की न्यूक्लियाई की, ठीक है। तो अब हमारे पास एक मोल में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो हमें जो है वो एक बोरॉन 511 की न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेशन करने के लिए, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी पर न्यूक्लियस के हिसाब से आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, उसको हमने फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे कि कोई भी अगर हमने किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड किया हुआ है तो हम उसी के न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सपोज करें कि हीलियम है 24, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस क्या हो गया जी, 4 हो गया। अब सपोज करते हैं हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 20 है, तो मैं 20 को उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि 4 हैं, 20 को 4 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि द ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है न्यूक्लियस को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है।
अब यहाँ पे देखें कि जिनका हमारे पास एटॉमिक मास जितने भी न्यूक्लिया उनका 60 होगा, तो हमारे पास मैक्सिमम उनकी वैल्यू होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, और वो क्या होंगे, मैक्सिमम स्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें कि हमारे पास एक आयरन 56 है, तो ये क्या है, नियर टू 60 एटॉमिक मास, तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, और इसी की क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब वो वाले न्यूक्लिया जिनका एटॉमिक मास इससे बहुत ज़्यादा अबव है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे यूरेनियम 235 है, तो वो क्या करेंगे, फिशन रिएक्शन देंगे, ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे बेरियन, जैसे कि यूरेनियम 235 तो ब्रेक हो जाएगा डाटा न्यूक्लियाई में इनटू मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो वाले न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास 60 से बहुत कम है, तो वो क्या करेंगे, फ्यूजन रिएक्शन देंगे, फ्यूज होंगे, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो वो फ्यूज होके क्या हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे, जो कि जो है वो मोर स्टेबल न्यूक्लियस होगा, और उससे भी क्या होगी, हमें वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब आ जाएं कि जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की, वो एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है सारी किसके ऊपर, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, लोअर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 20 है, तो वो क्या है, हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे तो उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। एक्चुअली हम इसमें करते क्या हैं कि जितने भी हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने उनको क्या करना होता है, उनको जब हम अरेंज करते हैं, तो हमारे पास एक रीजन बनता है जिसको हम कहते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो उस रीजन के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं जी, मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, और उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो भी क्या होता है कि अब हमारे पास जिनका एटॉमिक नंबर जो है 20 तक है, तो उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 के इक्वल होगा, और जितने इनके हायर एलिमेंट्स होंगे जो स्टेबल होंगे, उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे देन प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो फिर क्या हो जाएगा, उनका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। ठीक है, एक हमारे पास ये क्या है जी, स्टेबिलिटी बेल्ट है। अब इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई लाई कर रहे हैं, वो क्या है, मोस्ट स्टेबल हैं। ठीक है जी, और अब जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो इससे अबव है, ठीक है, इस रीजन से, ठीक है जी, इस रीजन से अबव है, या इससे जो है वो बिलो है, तो वो क्या करेंगे, या तो वो रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है, या वो फिर क्या करेंगे, अल्फा इमिशन देंगे, बीटा इमिशन देंगे, और अपने आप को ट्राई करेंगे कि वो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएं। जैसे कि उसने नीचे पॉइंट दिया हुआ, अ न्यूक्लियस हुज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो लाइज अबव और बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है, तो वो वाले न्यूक्लियस जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो या तो स्टेबिलिटी बेल्ट के अबव है या बिलो है, तो वो क्या करेंगे, अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन दे के अपने आप को ट्राई करेंगे कि वो स्टेबिलिटी रेंज में आ जाएं, अपने आप को स्टेबिलिटी रेंज में मूव करवाएंगे। अब आ जाए न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है जी, इसमें होता क्या है कि हैवी न्यूक्लियस जो है हमें पता है कि ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड इसका यही है कि दो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है वो 1939 में यूरेनियम 235 के ऊपर जब न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करवाए, तो उन्होंने देखा कि उसने जो है वो न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करके एक अनस्टेबल कंपाउंड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद वो डिवाइड हो गया इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, उससे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें मिली और न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए। ठीक है जी, तो अब इससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, फिशन प्रोडक्ट्स होंगे, ये फिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें एक बात आप याद रखें कि जो न्यूक्लियस की जो फिशन होती है, वो बहुत सारे वेज में हो सकती है, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें इससे ऑब्टेन होती हैं। अब जैसे यूरेनियम 235 की एग्जांपल ले लें, तो इससे जब 35 वेज से 35 वेज से क्या हो सकती है इसकी फिशन। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हमें इससे ऑब्टेन होगी, जैसे आप जो है वो नीचे रिएक्शन में दे रहे हैं। तो अब इसमें ये एक बात जहन में रखिएगा कि जो हमारे पास मैस ऑफ प्रोडक्ट होगा वो लेस होगा किससे, मैस ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, अभी जो मैस लेस होता है, एक्चुअली यही जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसा कि यहाँ पे उसने बताया हुआ कि 0.2 AMU पर यूरेनियम एटम जो मैस लॉस होता है, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है किस में, वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप अंदाज़ा करें, देखें
कि द mass is converted into a fantastic quantity of energy which is about 2.5 millions time of that produced by equivalent amount of इतनी vast amount of energy। अब इसकी इलस्ट्रेशन है, आप देख लें कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन ऑब्जर्व कर रहा है, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो रहा है जो कि अनस्टेबल है, उसके बाद उसकी फिशन हुई तो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया और इससे 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए और वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ऑब्टेन हुई। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स वही हैं सारी जो हमने रिपीट किए हैं कि न्यूट्रॉन जब कैप्चर करेगा तो हैवी न्यूक्लियस क्लीव हो जाएगा, 2 और मोर न्यूट्रॉन इससे रिलीज होंगे, वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी और तमाम प्रोडक्ट फिशन प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टिव होंगी, हमें बीटा और गैमा रेडिएशन हमें प्रोवाइड करेंगी। तो यही जो था हमारा तमाम प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग था। जज़ाकल्लाह।